सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता। आदाब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे आज हिमांशु इतना शायराना क्यों हो रहा है। तो दोस्तों बात ही कुछ ऐसी है। मैंने पिछले हफ्ते किताब पढ़ी है जिसका नाम है हमसफर द वर्ल्ड ऑफ उर्दू पोइट्री, और किताब इतनी लाजवाब है कि मेरा दिल शायराना हो चुका है, आशिकाना हो चुका है। इस किताब में 40 डिफरेंट पोइट्स, उनकी गज़ल, उनकी नज़्म जो कि अप्रॉक्सीमेटली 160 प्लस हैं, उन सारी गज़ल और नज़्म को पढ़ के ना मेरा दिल एकदम से शायराना टाइप हो चुका है। और अकेली गज़ल और नज़्म की बात नहीं है, इस किताब में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको सिखाती है कि उर्दू लिटरेचर को पढ़ना कैसे, उर्दू लिटरेचर क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। आज की जनरेशन जो हिंदी को भी नाप तोल कर बोलती है, पढ़ती है, उसके लिए किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो अपने आप में एक बहुत ही तहजीब लेके आती है। तो उस तहजीब को सीखना चाहते हो, अगर उस तहजीब को समझना चाहते हो, तो इस बुक से बेहतर कुछ नहीं है। और मैं थोड़ा और ज़्यादा समझना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अपने शो पे इनवाइट किया इस बुक के ऑथर हितेश गुप्ता आदिल को। तो आइए बात करते हैं हितेश से। थैंक यू हितेश फॉर बीइंग ऑन माय शो। इट्स सो मच प्लेजर टू हैव यू हियर। बुक पढ़ के मेरा ऑलरेडी दिल आशिकाना और शायराना हो चुका है। बाकी बातें हम आपसे डिटेल में करेंगे थोड़ा। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा ऑडियंस को बताएं अपने बारे में। जी हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। इट्स एन ऑनर, इट्स अ प्रिविलेज टू बी हियर। मैं दिल्ली से हूँ, मेरी पैदाइश दिल्ली में हुई है, मेरा बचपन दिल्ली में गुजरा है। कुछ अरसे से मैं दुबई रहता हूँ। पर ये जो किताब है, ये मेरी किताब हिंदुस्तानी रीडर्स के लिए और वर्ल्ड वाइड जिन लोगों को भी उर्दू में बहुत दिलचस्पी है, भाषा में, चाहे वो हिंदी मूवीज़ की गाने सुनकर हुई हो, या फिर उनको जगजीत सिंह जी की या पंकज उदास की गज़लें सुनकर उनको दिलचस्पी बैठी हो लैंग्वेज में। ये किताब उनके लिए एक परफेक्ट मीडियम है लैंग्वेज को, पोइट्री को और को डिटेल में समझने का। अगर आपको व्हाट्सएप पे भी उर्दू शायरी के आप ग्रुप के मेंबर हैं, या आपको इंस्टाग्राम पे उर्दू शायरी पढ़ने का शौक़ है, तो मेरा यकीन है कि आपको ये बुक काफ़ी पसंद आएगी। मुझे फ्रैंकली ये बुक बहुत पसंद आई, क्योंकि मैं एक टाइम में जगजीत सिंह का बड़ा फ़ैन हुआ करता था। मैं शायद आपको फ़ोन पे बता भी रहा था कि मैं अक्सर रात को जब सोया करता था, मैं जगजीत सिंह की कैसेट्स लगा के सोता था। तो मुझे बड़ा मज़ा आया, वो भी जगजीत सिंह की गज़लें इंग्लिश में ट्रांसलेटेड। सो ज़्यादा मज़ा आ रहा था पढ़ने में। पर आपने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप में हो या आप कहीं भी गज़लों का शौक़ हो, ये सब तो उनकी बात हो गई जो शौक़ रखते हैं और उस बुक को पढ़ें। पर आपको कैसे शौक आया? मतलब दिल्ली में रह के, दुबई का असर है क्या ये? जी नहीं। दुबई का बिल्कुल असर नहीं। दुबई मुझे बहुत थोड़ा ही अरसा हुआ है। पर मेरे को जो शौक ये आया, मुझे एक्चुअली अपने दादाजी से ये शौक आया। मेरे दादाजी, हम पंजाबी हैं, मेरे दादाजी पंजाब। मैं इस पे आने वाला, पंजाबी हैं, दुबई में रहते हैं, बुक उर्दू की है। नहीं है तो हिंदुस्तानी, तो आप किसी भी बाहर मुल्क में रहिए। बट मेरे दादाजी जो थे वो पंजाब में स्कूलों में पढ़े थे। मेरे दादा परदादा पार्टीशन के बाद वो हिंदुस्तान आए, पाकिस्तान की साइड पंजाब एरिया में रहते थे। उस ज़माने में आप बोलें 50, 60, 70s में भी जो पंजाब, दिल्ली, हरियाणा का जो एरिया है, वहाँ पे उर्दू स्कूलों में पढ़ाई जाती थी। बहुत बड़े बड़े हिंदी के जो नॉवेलिस्ट थे या कवि भी थे, वो उर्दू में या अपना काव्य जो है या अपनी कविता जो है वो लिखते थे। तो उर्दू एक बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज हुआ करती थी, पार्टीशन से पहले और पार्टीशन के बाद भी। तो मेरे दादाजी उर्दू के पढ़ते थे, मेरे नाना जी को भी उर्दू आती थी, तो और हम सब पंजाबी। तो मैंने एक बार अपने दादाजी की अलमारी में, स्टील की पुरानी अलमारी होती थी उस ज़माने की, उसमें एक उर्दू का अखबार देखा और मेरे को ये लगा कि और वो जो लिपि लिखी जाती है या स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उसको नास्तलिक स्क्रिप्ट कहते हैं। अरबी के सिमिलर होती है, थोड़ी डिफरेंट है। नास्तलिक स्क्रिप्ट में लिखी गई थी। अब भाषा का स्क्रिप्ट से वैसे कुछ लेना देना नहीं होता। देवनागरी में आपको भोजपुरी भी लिखने को मिलेगी, और आपको हिंदी भी लिखने को मिलेगी, और संस्कृत भी लिखने को मिलेगी।
लैटिन अल्फ़ाबेट में आप जाएं तो आपको अंग्रेज़ी भी उसी अल्फ़ाबेट में मिलेगी, आप स्पेनिश देखें वो भी उसी अल्फ़ाबेट में ABCD में लिखी जाती है, फ्रेंच भी उसी अल्फ़ाबेट में लिखी जाती है ज़्यादातर। तो स्क्रिप्ट का भाषा से लेना देना ऐसा सच नहीं होता। तो जिन लोगों को लगता है कि उर्दू जो है वो अरबी भाषा में लिखी जाती है, उनको बहुत बड़ी गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उर्दू बंगाली स्क्रिप्ट में भी लिखी जाती है, राइट। उर्दू कश्मीरी स्क्रिप्ट में भी लिखी जाती है, कश्मीर में लोग उर्दू बोलते हैं। तो मेरे दादाजी का, पर मैंने वहाँ अरबी स्क्रिप्ट का अखबार देखा, नास्तलिक्स लिपि का, तो मुझे काफ़ी दिलचस्पी हुई। मैंने कहा दादाजी ये कौन सी भाषा है? तो उन्होंने कहा बेटा ये उर्दू भाषा का अखबार है। और मैंने कहा मुझे आप ये भाषा सिखाइए। तो मुझे भाषाओं में शुरू से काफ़ी दिलचस्पी थी। मैंने पंजाब कभी जाता था तो पंजाब में गुरमुखी लिपि के अंदर, वहाँ पे सब रोड की साइंस देखेंगे गुरमुखी लिपि होती है, और वो हिंदी के लिखने का उसका तरीका हिंदी के काफ़ी सिमिलर होता है, सेम होता है। तो मुझे उसको भी सीखने का शौक चढ़ा, वो मैंने थोड़ी सी सीखी। पर उर्दू का जो लिखने का तरीका है वो अलग है, वो फारसी से काफ़ी मिलता जुलता है। नास्तलिक स्क्रिप्ट बोलूँगा, उर्दू भाषा नहीं बोलूँगा, नास्तलिक स्क्रिप्ट लिखने में थोड़ी मुश्किल थी। तो मेरे दादाजी ने वहाँ पे मुझे 1-2 अक्षर उसकी सिखाने की कोशिश करी, उनको आती थी, उनको सिखाने की मुझे कोशिश करी, पर जाहिर सी बात है मैं बहुत छोटा था, स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती थी भाषा, स्क्रिप्ट तो मैंने नहीं सीखी, हो नहीं पाया मुझसे। पर उसके बाद एक जो मैं कहूँगा चेंज जो है, जो कि मेरी दिलचस्पी जिससे भाषा में बढ़ी, इस संगीत, इसको आप उर्दू में शब्द होता है मौसीकी, उससे मेरी रुचि, जो मेरी दिलचस्पी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ी। और वो कहाँ से बढ़ी? एक तो हिंदी फिल्मों के गाने, म्यूज़िक का शौक था, घर में स्टीरियो था, पुराने ज़माने में कैसेट्स होती थी, अब तो आईपॉड और वो सब चीज़ें आ गई, उस ज़माने में कैसेट होते थे, जाके खरीद के लेके आते थे। तो आप पुराने जाइए, मुकेश के गाने सुनिए, मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनिए, किशोर कुमार के गाने सुनिए। अगर आप 1950 से 70s 80s की आप फिल्में उठाएंगे, उसमें उर्दू की गज़लें, नज़में बहुत ज़्यादा यूज़ करी गई। बहुत ऐसे ऐसे उम्दा गीतकार हैं जो कि उर्दू पोएट्स थे। हालांकि कंटेम्प्रेरी या मॉडर्न एरा में आपको गुलजार जी पता होंगे, आपको जावेद अख्तर जी पता होंगे, पर उससे पहले हमारे फिल्मी इंडस्ट्री में मजरू सुल्तानपुरी थे, शकील बादायूनी जी थे, और मेरे पसंदीदा साहिर लुधियानवी जी थे। और ये इन्होंने ना जाने कितनी ही फिल्मों का इन्होंने गीत लिखे हैं, पर ये गीतों के अलावा उर्दू शायरी बहुत ज़्यादा करते थे, और फिल्मों में कुछ उर्दू शायरी डायरेक्ट भी यूज़ होती थी, और एक फिल्म गीत और एक उर्दू गज़ल में काफ़ी फ़र्क होता है। तो गज़लें भी यूज़ होती थी। एक एग्जांपल आपको दूं तो मीर तकी मीर की एक गज़ल है, जो बाज़ार पिक्चर थी, जिसमें नसरुद्दीन शाह और स्मिता पाटिल और फारूक शेख जी थे। तो उसमें एक गज़ल है, दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, हमें आपसे जुदा कर चले। ये मीर तकी मीर जी की गज़ल, जो कि गालिब से भी पहले के पुराने शायर थे, दिल्ली के शायर थे। तो उस ज़माने में और आज तक के ज़माने में ए दिल है मुश्किल जैसी पिक्चर से लेके मणि रत्नम की दिल से में गालिब, फैज़ की पोइट्री को, शायरी को आज भी यूज़ किया जाता है। तो फिल्मों का उर्दू पोइट्री को नॉर्मल पब्लिक तक पहुंचाने में बहुत ही बड़ा हाथ है, बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ है। और तो फिल्मी संगीत में रुचि थी, तो वहाँ से एक इंटरेस्ट बना रहा। दूसरा इंटरेस्ट ये भी था कि उस ज़माने में कई बहुत सारे ऐसे गायक थे जिन्होंने उर्दू पोइट्री को एक आम इंसान तक पहुँचाया। उसमें सबसे बड़ा नाम मेरे हिसाब से जगजीत सिंह जी का है, जो मेरे भी काफ़ी पसंदीदा गायक हैं। उनकी वाइफ थी चित्रा सिंह, वो गाती थी। उसके अलावा आपके पास तलत अजीज़ थे, पंकज उदास थे, मेहंदी हसन थे, गुलाम अली थे। इन गायकों ने गज़ल को एक आम इंसान तक पहुंचाया है। अगेन इसमें अगर एक उदाहरण दूं तो अगर आप निदा फाजली जी का गज़ल सुनते हैं, सरफरोश पिक्चर से, होश वालों को खबर हो क्या,
जो नसीरुद्दीन शाह जी फिल्म गाया है सरफरोश पिक्चर में, वो भी एक गज़ल है नीदा फजली जी की। वो जगजीत सिंह ने उसको आवाज़ जगजीत सिंह ने उसको आवाज़ दी। तो बहुत ही प्यारी, बहुत ही पॉपुलर गज़ल है, लोग उसमें बहुत चाहते हैं। और ऐसे बहुत सारे ऐसे गीत हैं, गज़लें हैं। तो इन सिंगर्स का, और आप पुराने ज़माने में जाएं तो जैसे कि मैंने कहा किशोर कुमार, मुकेश, इन्होंने ये फिल्मी गाने गाते थे, नॉन फिल्मी नहीं गाते थे। जगजीत सिंह जी और पंकज उधास भी नॉन फिल्मी हो गए। इन गायकों का भी बहुत ज़्यादा रहा है। तो संगीत में ओवरऑल रुचि थी, फिल्मी गाने सुने, नॉन फिल्मी गाने सुने, एल्बम सुनी। और उससे मेरे घर में भी मेरे पिताजी, मेरे चाचा, काफ़ी ज़्यादा शौक था, मेरी मदर को भी। तो हम सुनते सुनते वो सब बड़े हुए, रुचि रही। एक अच्छी चीज़ ये थी कि जब भी हम संगीत सुनते थे, हम उनकी जो बोल हैं उस पर बहुत तवज्जो देते थे। उसमें गज़ल का कहते हैं, गज़ल को मतलब म्यूजिक से ना सुन के उसके शब्दों से सुनो तो ज़्यादा। अब उतनी अच्छी शब्दावली, उतना अच्छे आपको अब नहीं मिलते। बट हाँ, तो गज़लों में एक एक शेर पे, एक एक लाइन पे आप ध्यान देते हैं, सुनते हैं, आपके मुंह से बाहर निकलती है। तो वहाँ से एक इंटरेस्ट बना। तो ये तो हो गया कि चलो म्यूजिक सुनने से इंटरेस्ट डेवलप हुआ। पर ऑब्वियसली स्कूलों में आज के में हिंदी सिखाते हैं, इंग्लिश सिखाते हैं, उर्दू नहीं सिखाते। हाँ जी। तो आपने उर्दू कैसे सीखी? आपने कोई कोर्स किया? जी नहीं। सो देखिए, उर्दू जब आप बोलते हैं कि उर्दू कैसे सीखी, कोई भी भाषा कैसे सीखी, भाषा कोई एक चीज नहीं होती। भाषा दो तीन चीजों की मिली जुली एक चीज होती है। एक भाषा को जानना में दो तीन चीजें शामिल हैं। एक तो है कि भाषा के शब्द आपको आते हैं, ठीक है। तो वो हमें बचपन से आते थे। और वो जो भी नॉर्थ इंडिया में, मेरा मानना है, या यूपी बेल्ट और इवन बिहार बेल्ट में जितने भी हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, आप मानेंगे नहीं, उनको बहुत ज़्यादा उर्दू आती है। उसका शब्द हम यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा आप शब्द यूज करते हैं और आपको पता भी नहीं है। जैसे कि अगर आप बोल रहे हैं कि जी दरवाज़ा बंद कर दीजिए, दरवाज़ा एक उर्दू शब्द है। अगर आप नहीं तो आप बोल सकते हैं जी किवाड़ बंद कर दीजिए, किवाड़ हिंदी है, ठीक है। अगर आप बोलें कि जी मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, दोस्त उर्दू शब्द है। आप बोल सकते हैं मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ, पर आप बोलते हैं दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। या वो मेरा दुश्मन है, दुश्मन भी वो है। जब आप मिस्टर इंडिया देखते हैं तो आप देखते हैं मोगैम्बो खुश हुआ, खुश वर्ड जो है वो उर्दू है। और आप बोल सकते हैं मोगैम्बो प्रसन्न हुआ। तो जो आप रोजमर्रा की जिंदगी, और अगर इसके हिस्ट्री में जाया जाए उर्दू की, उर्दू में 70 से 75% शब्द जो हैं वो संस्कृत के। तो लोगों की ये धारणा कि वो या तो इस्लामिक है या फारसी से बहुत ज़्यादा लेस्ड है, वो बहुत ही गलत है। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत उर्दू के शब्द यूज़ करते हैं, और हम भी यूज़ करते थे, उनको प्रयोग करते थे। तो उस वजह से शब्द तो बचपन से आ ही गए बोली में। हाँ, हर शब्द का थोड़ा सा एक, देखिए, शब्द के एक भाषा के साथ उसके डायलेक्ट्स भी होते हैं। जो मैं बोलता हूँ सीढ़ी, पर आप दिल्ली से 50-70 किलोमीटर, या दिल्ली में भी कुछ एरिया हैं, कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं, वो बोलेंगे जीना। है तो सेम ही चीज। अब क्या सीढ़ी हिंदी नहीं है, जीना हिंदी नहीं है? दोनों हिंदी हैं। डायलेक्ट्स का भी बहुत फर्क होता है। एक और उदाहरण देता हूँ आपको, एक एग्जांपल देता हूँ। ये किताब है, किताब में पेजेस, इंग्लिश में पेजेस होते हैं। पेजेस को अगर आप बोलें तो हिंदी में बोले तो पृष्ठ कहेंगे, पृष्ठ होते हैं। आप अगर उर्दू में या आप पाकिस्तान साइड में आप बोलें तो उसको कहा जाता है सफ़ा। सफ़ा बोला जाता है। हिंदी आप मुझे बताइए कागज क्या है? कागज को फिर भी आप पेपर कह सकते हैं। असली एक शब्द है पन्ना। पन्ना, मैं उसी पे आ रहा था। पन्ना, पन्ना क्या है? पन्ना उर्दू, पन्ना उर्दू, सफ़ा भी उर्दू, पर डायलेक्ट्स का फर्क। ठीक है। एक और एग्जांपल लें आपके सामने तो ट्री, ठीक है, ये तो इंग्लिश हुआ, ट्री इंग्लिश हुआ, ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे वृक्ष, ठीक है। अगर आप बिल्कुल फारसी में उसको जाएं या उसमें बोलें तो उसको दरख्त कहा जाता है। ऐसे बहुत सारी गज़लें आपको मिलेंगी जिसमें जावेद अख्तर जी की भी हैं, गुलजार जी भी की हैं, कि वो दरख्त, ठीक है। तो फिर पेड़ क्या हुआ? मैं पूछने वाला था आपसे, पेड़ क्या हुआ?
तो देखिए, भाषा में हर चीज का कोई एक शब्द नहीं होता, बहुत सारे पर्यायवाची। पेड़ हुआ क्या उसे? पेड़ उर्दू है। पेड़ उर्दू है। तो मतलब डे टू डे लाइफ में हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, बहुत ज्यादा उर्दू शब्द यूज करते हैं। इनफैक्ट अगर आप ऐसा समझते हैं कि जी उर्दू पराई लैंग्वेज है और उसको तो जी मैं हमें बंद कर देना चाहिए, आप अपने माता पिता जी से भी बात नहीं कर पाएंगे। दोस्तों ये बात नोट करने वाली है कि आज के बाद कभी ये मत बोला करो कि हम केवल हिंदी बोलते हैं। बोलो हिंदी उर्दू दोनों बोलते हैं। तो ये एक है, तो भाषा में एक शब्द है, तो शब्द तो अपने आप बड़े होते हैं, आपके आसपास जो लोग बोलते हैं वो आप सीख ही जाते हैं। तो शब्दों में कोई ऐसी मुश्किलात नहीं थी। और थोड़े शब्द जो जब आप फिल्मी गाने सुनते हैं, जैसे कि मैंने कहा आप गज़लें सुनते हैं, तो वहाँ से आप नए शब्द सीखते हैं, उसका मतलब पूछते हैं, तो आपको शब्द मैं हमेशा सोचता हूँ, जैसे कि मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, वहाँ मैंने बुंदेलखंडी सुनी भी है, बोली भी है। फिर जब यहाँ रहने लगे तो यहाँ की भाषा आ गई, यूपी गए तो यूपी की भाषा आ गई। तो एक अपने लाइफ स्पैन में आप धीरे धीरे कई शब्दों को सीख जाते हैं। सिमिलरली लैंग्वेज का भी यही है, एक टाइम के साथ सारी लैंग्वेजेस मिक्स होते होते सब लैंग्वेजेस आपस में मिक्स हो चुकी है। और अगर उर्दू की हिस्ट्री की बात करें, वो अपने आप में एक खिचड़ी है। पर यह आपका कहना बिल्कुल सही है कि भाषा ना किसी धर्म की होती है, ना किसी जाति की होती है, भाषा उस जगह की होती है। और उर्दू भी नॉर्थ इंडिया, उसकी डेक्कन रीजन जो है, हैदराबाद रीजन में भी उसकी काफ़ी डेवलपमेंट हुई। बहुत मेजर हाथ रहा है, बड़ा हाथ रहा है हैदराबाद का डेवलपमेंट उर्दू में। पर आज के दौर में मैं बोलूँ आपको तो उर्दू जो भाषा है वो नॉर्थ इंडिया बेल्ट में बहुत ही वहाँ की भाषा तो वहाँ की भाषा। तो ये जो बुक आपने लिखी, अब आप उर्दू समझते थे, आपको उर्दू में इंटरेस्ट था, तो आप उर्दू में कोई फिक्शन नॉवल भी लिख सकते थे, आप कोई उर्दू में नॉन फिक्शन बुक भी लिख सकते थे। आपने जो बुक लिखी, इस बुक की एक खासियत है कि मैं इस बुक को ये नहीं कहूँगा कि ये पोइट्री बुक है, मैं कहूँगा ये बुक एक तरह की डिक्शनरी है या एक तरह का एनसाइक्लोपीडिया है उर्दू का। तो ये बुक क्यों? देखिए, इस बुक का लिखने का कारण 2 या 3 कारण, एक कारण नहीं। एक कारण तो मेजर सबसे बड़ा कारण यह है कि मैंने जब लोगों को उर्दू शायरी में बहुत दिलचस्पी है, लोग पढ़ते हैं और ऐसे बहुत लोग भी हैं जो उर्दू शायरी करते हैं। जितने यंग हैं वो गर्लफ्रेंड्स के लिए तो एटलीस्ट करते हैं। गर्लफ्रेंड का आपका दिल टूटा हो प्यार में तो आप बोल ही देते हैं। ठीक है। नहीं तो काफ़ी पोएट्स हैं जो कि पहला अपना शायद शेर लिख रहे हैं, वो शायरी करना चाहते हैं। देखिए, बहुत सारे जितनी भी भाषाएं हैं, आप हिंदी भाषा ले लीजिए, उर्दू ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, पोएट्री करने के, शायरी करने के उसमें कुछ तरीके और रूल होते हैं। और उर्दू भाषा की शायरी में ऐसी किताबें जो आपको ये नॉलेज दे सकें वो बहुत कम है। हिंदी में भी कम है, ऐसा नहीं है, पर मेरे को हिंदी की बहुत नॉलेज नहीं है टू बी ऑनेस्ट, तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। बट अगर आप आज की डेट में हिंदी में अगर आप शायरी करना चाहते हैं या पोइट्री करना चाहते हैं, कवि बनना चाहते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि जी दोहा कैसे लिखा जाता है, छंद कैसे लिखा जाता है। ठीक है। अगर आप इंग्लिश में जाते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि सोनेट कैसे लिखा जाता है, एपिक कैसे लिखा जाता है, पैंटम कैसे लिखा जाता है। सिमिलरली उर्दू के अंदर गज़ल क्या होती है, नज़म क्या होती है, जो आज के लिखने की जनरेशन जो लिखना भी चाहते हैं पोइट्री, उनको ये नहीं पता। तो वो क्या करते हैं, वो 2 या 3 पंक्तियां लिख देते हैं और उनको लगता है कि उन्होंने शायरी कर ली। वो शायरी है, ऐसा नहीं है कि वो शायरी है, नहीं है। इससे पहले आप आगे बढ़ो, एक क्वेश्चन, शायरी केवल उर्दू में होती है कि हिंदी में भी शायरी होती है? शायरी मीन्स पोइट्री, हर भाषा में होती है। नेपाली में होती है, बांग्ला में होती है, कविता कहते हैं, वो भी एक तरह की शायरी है। हाँ जी। अच्छा, तो हाँ जी, तो शायरी मतलब पोइट्री। शायरी का मतलब ये नहीं है कि ये गज़ल है या नज़म है। शायरी किसी भी तरह की आपने कविता लिखी उर्दू में, वो शायरी हो गया। तो शायरी जो बहुत सारे यंगस्टर्स करते हैं वो शायरी है। वो 2-4 पंक्तियां लिखते हैं, लाइंस लिखते हैं, वो कहते हैं हमने कर ली शायरी, या 10 पंक्तियां लिखेंगे, वो शायरी है। पर शायरी और बहुत तरीके की होती है, और अगर आपको वो सारे तरीके नहीं पता तो आप शायद अपने साथ भी जस्टिस नहीं कर रहे और आप अपने थॉट्स के साथ भी जस्टिस नहीं कर रहे।
और एक इसमें मेरे साथ भी एक हादसा क्या हुआ कि मैंने अपने खुद एक शायर हूँ, मैंने बहुत शायरी करी और लिखने के बाद मैंने कई कविताएं लिखने के बाद मुझे ये पता चला कि मैं बड़ा खुश हुआ कि जी मैंने 10 गज़लें लिख दी। मुझे पता लगा ये गज़लें हैं ही नहीं, बिल्कुल गज़लों से अलग थी, बिल्कुल कोई गज़ल नहीं थी वो। और तो क्या अंतर होता है पोइट्री और गज़ल में? नहीं, गज़ल एक फॉर्म ऑफ पोइट्री होती है, ठीक है। पोइट्री एक बहुत, जैसे कि आप बोलें कि आप फिक्शन लिख रहे हैं, इट्स एज गुड एज सेइंग कि जी मैं एक फिक्शन नॉवल लिख रहा हूँ। उसकी अलग थीम भी हो सकती है, उसका लिखने का स्टाइल भी अलग हो सकता है। तो एक बहुत ही हाई लेवल जनरल वर्ड है कि जी मैं पोइट्री कर रहा हूँ। पोइट्री के कई तरीके होते हैं, राइट। उसको जानना ताकि आप एक अच्छा लिटरेचर का पीस बना सकें जो आपको सुनने में अच्छा लगे, सुनाने में अच्छा लगे। मुश्किलात ये है कि अगर, जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, आप नॉवलिस्ट हैं बहुत बड़े, आप वाई वगैरह लिखते हैं, तो यंग एडल्ट, अब आपको जॉनर्स पता होंगे, यंग एडल्ट है, न्यू एडल्ट है, एडल्ट है, राइट, मिडिल ग्रेड है, जॉनर्स हुए। लिखने का तरीका हुआ, आप रोमांस लिख रहे हैं या मैजिकल रियलिज्म लिख रहे हैं या आप थ्रिलर लिख रहे हैं। थ्रिलर लिख रहे हैं तो एक कैरेक्टर में लिख रहे हैं, 2 कैरेक्टर में लिख रहे हैं। तो ऐसे कह देना कि जी मैं नॉवल लिख रहा हूँ, वो एक बहुत ऊपर की बात है। आपको अंदर की अगर आप अच्छा नॉवल नहीं लिख पाएंगे, शायद आप लिख भी दें, पर ऐसे ही बहुत सारे यंग कवि जो हमारे आज की जनरेशन में है वो शायरी कर रहे हैं, पर उनको ये डिटेल्स नहीं पता और उनकी वजह से वो बहुत बार गलतियां कर बैठते हैं। और मैंने ऐसी गलतियां अपने आप भी बहुत करी हैं। तो ये एक पहला, तो ये एक मैं बोलूँगा हमारे यंग कवियों के लिए और शायरों के लिए ये एक रेफरेंस बुक है। एग्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबको जानना। इस बुक को पढ़ने के बाद ना, एक्चुअली आप जब गज़ल लिखोगे ना तो आप गज़ल ही लिखोगे। आप ये नहीं कहोगे कि मैंने पोइट्री लिखी इसको मैं गज़ल कह रहा हूँ। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस बुक। मैंने जब इस बुक को पढ़ा ना तो 160 पोइट्रीज या गज़ल पढ़ना तो चलो एक बात है, लेकिन उसके बीच में जो हिस्ट्री, जो रेफरेंसेस दिए गए ना, दैट इज़ माइंड ब्लोइंग। और ये चीज़ें शायद आपको और किसी बुक में नहीं मिलेंगी, और किसी बुक में शायद अवेलेबल है। आई हैव नॉट सीन इट। नहीं, मैंने एक्चुअली बुक नहीं पढ़ने के बाद अप टू अ सर्टेन इतनी डिटेल में मैं तारीफ नहीं कर रहा बुक की ज़बरदस्ती, इसीलिए मेरा एक मकसद था कि मुझे वहाँ एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि इतनी तफसील में, इतनी डिटेल में, और किताबें कुछ हैं, बहुत ही उम्दा किताबें हैं, पर इतनी डिटेल में नहीं। मैंने चेक किया, आई चेक रिव्यूज एंड ऑल्सो फ्रॉम द अदर बुक्स, तो मुझे समझ में आया कि इसमें कुछ डिटेलिंग ज़्यादा है। अच्छा, जो हम यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं जो उर्दू गज़ल्स या सब कुछ सीखना चाहते हैं, बुक को रेफ़र कर सकते हैं, पर उर्दू अपने आप में भी मैं कहूँगा सीधी खीर तो नहीं है कि मतलब इतने जल्दी आसानी से सीख लिया। भले हम डे टू डे लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, पर इतना आसान नहीं है सीखना। आपकी चलो फैमिली बैकग्राउंड था, आपने उसको लर्न किया। यंगस्टर्स को आप क्या सीख दो, मतलब हाउ दे कैन लर्न? देखिए, जनरली स्कूल्स में तो नहीं होती। हाँ जी, देखिए स्कूल्स में नहीं होती, तो मैं वही बोलूँगा कि एक भाषा कोई भी है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, आपकी जो पोइट्री है या आपकी जो शायरी है, ठीक है, वो किसी भी भाषा में हो सकती है, ठीक है। तो अगर आप साउथ इंडिया से हैं, अगर आप एमपी से हैं कि वहाँ पे उर्दू के वर्ड्स नहीं यूज़ होते, अगर आप पंजाबी भी हैं, राइट, अगर आपको उर्दू के इतने वर्ड्स आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं यूज़ करते, गज़ल जो है वो एक कविता लिखने का एक तरीका है। आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि 19वीं सदी में गज़लें सबसे पहले जर्मनी गई, हिंदुस्तान के बाद जर्मनी गई। वहाँ पे 2 बड़े पोएट्स थे, एक फ्रेडरिक रूखर्ट और ऑगस्ट वन प्लैटन। उन्होंने जर्मन में गज़लें लिखी, जर्मन भाषा में गज़लें लिखी। हिटलर शौकीन था क्या? नहीं, हिटलर शायद पता नहीं, तो पैदा भी नहीं हुआ था। ये सब बहुत ही 19वीं सदी की बात है। उसके बाद वहाँ से वो स्पेन, इटली, फ्रांस में शायरों ने उसको अपनी अपनी भाषा में गज़लें लिखी, वो उर्दू में नहीं थी। तो ये समझना कि गज़ल जो है वो उर्दू की ही है, हालांकि बात आपकी ठीक है, गज़ल फारसियों में बहुत ज़्यादा लिखी गई है, और अगर गज़ल की हम हिस्ट्री में जाएंगे आपको पता लगेगा कि वो बहुत भाषाओं में लिखी गई है, पर गज़लें जो हैं आपकी वो इन भाषाओं में लिखी गई। वहाँ से ये यूरोप है,
वहाँ से अमेरिकन्स जो थे यूएसए में, उनमें लोगों की रुचि जागी। वहाँ पे 2 शख्स जिनका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, जॉन हॉलैंडर और एक आगा शाद अली, उन्होंने पूरी की पूरी किताबें इंग्लिश गज़लों में लिखी। वो उर्दू गज़लें उनकी ट्रांसलेशन नहीं है, वो अंग्रेज़ी गज़लें हैं, पूरी इंग्लिश में लिखी गई। तो इंटरनेशनल, और फिर गज़लें हिंदुस्तान से नेपाल गई और फिर नीचे साउथ ईस्ट एशिया में भी इंडोनेशिया, सिंगापुर एंड मलेशिया। मलय के अंदर, मलय भाषा के अंदर बहुत ही अच्छी गज़लें लिखी गई है। नेपाली में भी बहुत अच्छी गज़लें लिखी गई है। तो गज़लें एक लिखने का तरीका है जो भाषा से रिस्पेक्टिव है। तो मैं अगर समराइज करूं तो गजल एक लिखने का तरीका है, लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, इट्स नॉट नेसेसरीली कि उर्दू ही। भोजपुरी में गजल लिख सकते हैं। ये बहुत ही यूनिक चीज बताई आपने। मतलब मेरे दिमाग में हमेशा ये था कि गजल मतलब उर्दू, तो वैसा नहीं है। हिंदी में गजल लिख सकते हैं। तो वापस क्वेश्चन पे आता हूँ। जनरली स्कूल्स में आज की डेट में हिंदी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जनरली आजकल थर्ड लैंग्वेज का चलन है। कोई फ्रेंच लेता है, कोई जर्मन लेता है, अलग अलग लैंग्वेज। उर्दू अभी भी थर्ड लैंग्वेज की कैटेगरी में नहीं है। मतलब मैंने नहीं देखा किसी स्कूल में बोला हो गया हो कि उर्दू भी एक लैंग्वेज है, आप ले सकते हो। देखिए, उसका एक रीज़न है और मैं उसको कुछ हद तक, हालांकि मैंने उर्दू की मेरी किताबें, पर मैं उसको थोड़ा हद तक मेरी व्यू में, सबके लिए मैं नहीं बोलूँगा, मेरे हिसाब से वो थोड़ा ठीक भी है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखिए, एक जो स्टूडेंट है, वो मैथ्स पढ़ रहा है, साइंस पढ़ रहा है, सोशल साइंस, काफ़ी सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है। भाषाएं, एक बच्चा बहुत ज़्यादा भाषाएं नहीं पढ़ सकता, ठीक है। तो आपका एक भाषा तो आपकी ज़्यादातर आपकी अंग्रेज़ी हो जाती है। दूसरी भाषा आपकी टिपिकली रीजनल लैंग्वेज होती है, जो कि अब महाराष्ट्र में तो मराठी होगी, गुजरात में है गुजराती होगी, मैं दिल्ली से हूँ, हमने हिंदी पढ़ी है, हिंदी व्याकरण पढ़ा है, तो वह आपकी एक रीजन की भाषा हो जाती है। तीसरी भाषा भी आपको पढ़नी होती है। अब कई, जैसे आपने बोला, कई उसमें लोग फ्रेंच ले लेते हैं, जर्मन ले लेते हैं, आप स्पेनिश ले लेते हैं, या फिर हमने संस्कृत पढ़ी, ठीक है। देखिए, एक बच्चे के अगर आप सोचें, वो बहुत भाषाएं नहीं पढ़ सकता, 3 भाषाएं भी बहुत होती हैं। फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश की यूटिलिटी है, क्योंकि वहाँ पे इन देशों में जॉब अपॉर्चुनिटीज, जापानीज की भी मैं बोलूँगा, चाइनीज की भी मैं बोलूँगा, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज है। तो अगर आपको वो भाषा आती है, जो कि और लोगों को नहीं आती, राइट, तो वहाँ आपको वो एज मिलता है। तो एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव से भी वो एक थोड़ा तो फैशन भी मैं बोलूँगा कि वेस्टर्न ज़बान आती है तो आपको थोड़ा फैशनेबल भी लगता है, पर उसकी यूटिलिटी भी है कि आपको नौकरी में वो चीज़ हेल्प करती है। तो उर्दू अभी कोई कंट्री, मतलब जिसमें आई थिंक पाकिस्तान होगी जहाँ प्योर उर्दू है, उसके अलावा कोई और कंट्री जहाँ प्योरली उर्दू बोली जाती हो? आई थिंक अफगानिस्तान में तो अफगानी होता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ उर्दू। ये देखिए, वही बोलना, प्योर उर्दू का ऐसा कुछ होती नहीं है। ऐसा कहना कि प्योर हिंदी, प्योर हिंदी, हम बोलते कि हम हिंदी भाषी देश है, तो ऐसे प्योर उर्दू भाषी देश है कोई? पाकिस्तान, आई थिंक पाकिस्तान है जी, पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है उर्दू। पर ऐसा प्योर भाषी, क्योंकि पाकिस्तान में पंजाबी भी बोली जाती है, पश्तून भी बोली जाती है, उर्दू भी बोली जाती है, वहाँ पे भी 7 या 8 डिफरेंट भाषाएं हैं। तो ये सोचना कि पाकिस्तान में सिर्फ उर्दू बोली जाती है, ऐसा नहीं है। तो हाँ, पर सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगा तो उर्दू स्पीकिंग हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लोग ज़्यादा होंगे। तो हिस्ट्री के बारे में बताइए फिर, उर्दू का जो डेवलपमेंट है। वैसे हमने काफ़ी बात बताया आपने, लेकिन ये कहते हैं कि पर्शिया से स्टार्ट हुआ उर्दू। थोड़ा हिस्ट्री के बारे में अगर आप थोड़ा बता सको। देखिए, तो भाषा जो है उर्दू, ऐसी कोई भाषा बाहर से नहीं आई। गजलें एक लिखने का तरीका बाहर से आया है, पर भाषा जो है वो बाहर से नहीं है। डेक्कन की नहीं, डेक्कन की नहीं है, वो है नॉर्थ इंडिया की। तो हुआ क्या कि अगर मैं इसकी हिस्ट्री में जाऊं तो लगभग 10वीं शताब्दी से, 10th सेंचुरी से, जब मुगलों ने 12वीं शताब्दी से एक्चुअली, जब मुगलों ने इंडिया में आना स्टार्ट किया और कॉन्कर करना स्टार्ट किया, राज्य करना स्टार्ट किया, तो वो अपनी ज़बान जो थी उनकी फारसी ज़बान,
और हिंदुस्तान में जो ज़बान बोली जाती थी उसको नाम था, दो भाषाएं बोली जाती थी, एक ब्रिज और एक खड़ी बोली। ये यूपी की है खड़ी हाँ। बोली। खड़ी का मतलब वो खरा सोना प्योर नहीं, खड़ी बोली, खरी इसमें वर्ड का मतलब है कि रोजमर्रा की बोलचाल की भाषा। हुआ ये कि जब ये आर्मीज और ये एम्परर्स आए, राजा आए और उन्होंने राज्य किया हम पे, तो वहाँ के जो सिपाही थे और जो राजा हैं वो तो महल में रहते थे, तो महल में तो सारी कार्रवाई जो है वो फारसी में होती थी। पर जो आम मरा का इंसान है, जो सिपाही है, उसको बाहर जाके अगर फल खरीदने हैं, सब्जी खरीदनी है, दूध खरीदना है, तो वो वहाँ के नॉर्मल लोगों के साथ कैसे बात करेगा? वहाँ ब्रिज और खड़ी बोली चलती थी। वहाँ ब्रिज और खड़ी बोली चलती थी। तो ये उसको पर्शियन आती थी, फारसी आती थी, सामने वाला खरी बोरी बोला, वार्तालाप गुफ्तगू कैसे करें, बातचीत कैसे करें। तो वहाँ पे इन दोनों भाषाओं का एक खिचड़ी बन गई, इन सारी भाषाओं की खिचड़ी बन गई। तो उर्दू कोई बाहर की भाषा नहीं है, उर्दू पंजाबी, हरियाणवी, खरी बोली, इनके अंदर कुछ फारसी के शब्द घुस गए और वो जो खिचड़ी बन गई है वो बन गई उर्दू। और उर्दू नाम भी इसका 19वीं शताब्दी में पड़ा था। इसको पहले बोला जाता था हिंदवी। हिंदवी कुछ लोग हिंदुस्तानी भी कहते हैं, पर इसका नाम हिंदवी या रेखता था। हिंदवी भाषा बोला जाता था क्योंकि ये हिंद के लोगों की भाषा थी। जैसे आप बोलते हैं कि जी चाइना की भाषा चाइनीज है, इंग्लैंड की भाषा इंग्लिश है, हिंदुस्तान की भाषा हिंदवी थी। तो हिंदवी बन गई एक ये भाषा, हिंदी बोले जाने लगा। फिर एक लिटरेरी स्कॉलर थे गुलाम मुसहफी, उन्होंने अपने एक किताब में उर्दू शब्द का 1800 समथिंग में पहली बार यूज़ किया, तो वहाँ से उर्दू वर्ड पॉपुलर ज़्यादा हो गया। पर ये एक मिलीजुली खिचड़ी है और इसीलिए 75% वर्ड जो हैं उर्दू के वो संस्कृत के। तो जैसे कि मैंने कहा कि उर्दू ज़बान बाहर से नहीं आई, हिंदुस्तान में ही है। फारसी जो है वो मिल गई यहाँ की ज़बानों से, और अब जो ये मिलन है ये आप लगा लीजिए 700-800 साल पुराना मिलन है। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि ऐसा है कि पानी में शरबत घोल दिया गया, अब आप इनको अलग नहीं कर सकते। तो ऐसा कह देना कि जी हम उर्दू ज़बान है जिसको हम यूज़ नहीं करेंगे, वो मुमकिन ही नहीं है, या फिर मुमकिन होगा भी तो उसके लिए बहुत मेहनत आपको करनी पड़ जाएगी, जो सही नहीं भी है मेरे मायने में। क्योंकि ज़बान देखिए, उर्दू ज़बान 700 साल पुरानी ज़बान है, वो हिंदुस्तान की ज़बान, उसमें खरी बोली आज भी है, ब्रिज भाषा आज भी है, संस्कृत आज भी है। और किसी भी भाषा को ऐसे तो आपको फिर पंजाबी बोलना भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि पंजाबी पंजाब के एरिया की ज़बान। तो जब पार्टीशन हुआ तो कुछ लोग पंजाब में इधर आए, कुछ लोग पाकिस्तान की तरफ गए। सिमिलरली बांग्लादेश में हुआ, बंगाली बोलने वाले लोग, कुछ लोग वेस्ट बंगाल आए, कुछ लोग बांग्लादेश गए। तो जब एक एरिया का विभाजन होता है तो भाषा भी बढ़ जाती है। अब ये कह देना कि जी ये भाषा तो पराया मुल्क बोलता है तो इसलिए जी हम नहीं बोलेंगे, हमारी भाषा नहीं है, ये बहुत गलत है। तो इस वजह से तो पंजाबी बोलना भी हमें बंद कर देना चाहिए, और हमें बंगला भी बोलना, भाषा बंद कर देनी चाहिए। अच्छी लोग भाषा को ना रिलीजन से जोड़ देते हैं, और खासतौर पर उर्दू और हिंदी की जब बात आती है तो इसको हिंदू और मुस्लिम में जोड़ना बहुत आम बात है। हाँ, तो वो गलत, जैसे कि मैंने बोला, लोगों को गलत फहमी, उनको लगता है कि भाषा बाहर से आई है। ये बहुत क्लियर होना जरूरी है कि उर्दू मुस्लिम लैंग्वेज नहीं है या हिंदी हिंदू लैंग्वेज नहीं है। सारी लैंग्वेज इंडिया की है, यहाँ के लोगों की है, यहाँ के रीजन की है। तो ये जानना शायद बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, और ये बहुत अच्छी बात है जो इस बुक के थ्रू ना हम वी आर एबल टू ट्रांसलेट वर्ड गलत कर रहा हूँ शायद, हम इस बात को समझाना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पर जैसे आपने कहा 700-800 साल से उर्दू हमारे बीच में है, या खिचड़ी बीच में, मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ। तो मुगल्स आए, ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन हुआ, इनका भी इम्पैक्ट हुआ इन पे। हाँ जी। क्या इम्पैक्ट रहा इनका? खिचड़ी और बड़ी, देखिए खिचड़ी एक्चुअली और स्वाद हुई। मैं वही बोल रहा था, क्या उर्दू और निखर के सामने आई? उर्दू बहुत निखर के आई। उर्दू और हिंदी भाषा, दोनों भाषाओं का, सिर्फ उर्दू का नहीं,
हमारे इतिहास में इतना बड़ा रोल रहा है कि उस पॉडकास्ट में इसको समराइज करना बहुत मुश्किल। देखिए, ये शुरुआत जो हुई ये वहाँ से हुई जब अमीर खुसरो जी ने सबसे पहले उर्दू लिटरेचर का जो फादर है वो अमीर खुसरो जी को कहा। और अमीर खुसरो जी बच्चों के लिए पहेलियां लिखते थे। आप पढ़िए जाके, शायद 1-2 किताबें भी हैं इसमें अमीर खुसरो जी बच्चों के लिए पहेलियां लिखते हैं, बहुत ही शानदार पहेलियां आप पढ़ें। वहाँ से शुरुआत हुई। पर अगर मैं बहुत रिसेंट मोस्ट टाइम में आऊँ, जब मुग़ल आए तो मुग़लों के दिल्ली आने की वजह से, और वो फिर उन्होंने कब्ज़ा नीचे हैदराबाद तक जाके भी किया, उर्दू को इतनी बढ़ोतरी एक्चुअली नहीं मिली। लोगों को ये बहुत बड़ी गलती है कि जी मुग़ल लेके आए उर्दू यहीं की ज़बान बनी, और दिल्ली के जो शासक थे उर्दू को पसंद नहीं करते थे। वो कहते थे कि जी हमारा दरबार जो है उसमें फारसी ही बोली जाए। वो कहते थे उर्दू तो आम इंसान हिंदुस्तानी की ज़बान है, इसको हम अपने महल में नहीं बोलेंगे, हम तो फारसी बोलेंगे। तो दिल्ली के जो मुगल शासक थे उन्होंने, क्योंकि उर्दू एक हिंदुस्तानी ज़बान थी, उसको नकारा। तो दैट मीन्स जो हम यहाँ आजकल OTT वगैरह पे या कई मूवीज़ में जो हम मुगलों की मूवी देखते हैं, अकबर की, बाबर की, उनमें जनरली जो डायलॉग डिलीवरी है वो उर्दू यूज़ करते हैं, काफ़ी कुछ उर्दू, क्योंकि वो हिंदी के बहुत समांतर है। हाँ। तो एक आम इंसान, क्योंकि फारसी बहुत ही फॉर्मल, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और उसमें थोड़ी एलिगेंस है, इसलिए उर्दू में जो तहजीब है वो फारसी शब्दों से ज़्यादा आती है। हिंदी संस्कृत के शब्दों से भी आती है, पर फारसी जो भाषा है उसमें बहुत स्ट्रिक्ट फॉर्मल गवर्नमेंट की लैंग्वेज, आप समझ लीजिए सरकारें तो नहीं होती थी, मुगल शासक राज होता था, पर ये कोर्ट्स में बोलने वाली, दरबारों में बोलने वाली भाषा थी, और वहाँ पे आपको बहुत फॉर्मल तरीके से रहना है। तो इसलिए वो भाषा में थोड़ी सी वो एलिगेंस और फिनेस है। पर दिल्ली के शासक बिल्कुल पसंद नहीं करते थे उर्दू की, क्योंकि उर्दू उनको लगता था कि ये हिंदुस्तान के रहने वालों की ज़ुबान है। उर्दू भाषा के साथ हुआ क्या कि जो दक्कन रीजन के निज़ाम थे उनको उर्दू बहुत पसंद आई, और उसमें हैदराबाद के एक निज़ाम थे जिन्होंने हैदराबाद सिटी में डेवलपमेंट कराई, हैदराबाद सिटी भी बनाई, कुली कुतुब शाह उर्दू को उनको ज़बान से प्यार हुआ। उन्होंने खुद, वो बहुत बड़े शायर थे, उन्होंने बहुत पोइट्री लिखी, और वो मेरे ख्याल से 10 से 20 हज़ार उन्होंने लाइनें लिखी होंगी पोइट्री शायद। पर दिल्ली और लखनऊ में उर्दू नहीं बोली जाती थी। आम आदमी बोलते थे, मुगल नहीं बोलते थे ज़्यादा। देखिए, अब हम दिल्ली और लखनऊ को तो उर्दू का वो मानते हैं। हाँ जी। पर हुआ क्या कि सन 1700 में एक बहुत अच्छे शायर थे डेक्कन रीजन के, वली दक्कनी, वो दिल्ली गए 1700 में, और वहाँ पे उन्होंने शायरी सुनाई, लिटरेचर अपना सुनाया, अपना कलाम सुनाया, और उनकी डेथ हो गई 1708 में, और 1720 में उनकी पूरा जो कलेक्शन है लिटरेचर की, पोइट्री इंक्लूडेड और एसेज वगैरह, वो बाहर निकली। तो दिल्ली वालों ने जाना कि उर्दू भाषा, ये हैदराबाद की जो ये भाषा है, ये तो बहुत ही उम्दा है, और तब दिल्ली को उससे प्यार हो गया। तो वहाँ से आप ये बोलेंगे कि मुगलों का, हैदराबाद का शायद ज़्यादा उसमें 1700 तक उर्दू जो पली और बड़ी, मैं बोलूँगा कि कॉलेज जाने की उम्र जो थी वो हैदराबाद में, वो दिल्ली में कम। जब दिल्ली पहुंची ये भाषा, तो दिल्ली में पली बड़ी, दिल्ली के शायर जो थे, जो कि 2 स्कूल ऑफ पोइट्री में नहीं माने जाते हैं, दिल्ली और एक लखनऊ, दोनों में थोड़ा फर्क है स्कूल ऑफ पोइट्रीज में। दिल्ली के शायर आप बोलें तो मीर तकी मीर थे, मिर्जा गालिब थे, शेख इब्राहिम ज़ौक़ थे, ये बहादुर शाह जफर के कोर्ट में भी थे लोग। इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा इनको उर्दू को दिल्ली स्कूल ऑफ पोइट्री को ऊपर लेके जाने में। पर दिल्ली के साथ एक मुश्किल थी, दिल्ली पे हमेशा हमले होते रहे। पहले नादिर शाह करते थे,
फिर उसके बाद अहमद शाह अब्दाली करते थे। तो बहुत अच्छे अच्छे जो वहाँ के शायर थे, उन्होंने बहुत गरीबी देखी है, उन्होंने भूखमरी देखी है, उन्होंने सूखा देखा है, और कॉन्स्टेंटली आपकी जान पे बनाती थी कि जब अटैक हो रहे हैं बाहर से। तो दिल्ली के शायरों की जो जिंदगी थी वो उस जमाने में बहुत मुश्किल थी, और बहुत सारे शायर एक्चुअली भाग के लखनऊ चले गए, क्योंकि लखनऊ में ये सब दिक्कतें नहीं थी या कम थी। तो दिल्ली स्कूल ऑफ पोएट्री, तो उस जमाने में लखनऊ स्कूल ऑफ पोएट्री बहुत आगे बढ़ा, और उसके साथ साथ जैसे जैसे धीरे धीरे ब्रिटिश राज बढ़ता गया और ये अटैक कम होते चले गए, तो लोग वापस दिल्ली जाके बसने लगे, और दिल्ली स्कूल ऑफ पोएट्री वापस दोबारा उठ गया। उसके बाद देखिए ब्रिटिशर्स और मैं बोलूँगा 3 चीज़ें जो थी इन साथ में बहुत उनका योगदान रहा, क्योंकि उर्दू भाषा या उर्दू शायरी में गज़लें होती हैं और नज़में होती हैं। गज़लें जो थी वो गाई जाती, वो गाई नहीं जाती, वो लिखी इस तरह जाती हैं कि वो गा सके, आप ऐसे समझिए। तो जगजीत सिंह जी, पंकज उधारी सब गज़लें ही गाते थे। तो वहाँ पे गज़लें जो हैं वो यूज़ होनी स्टार्ट हुई आपकी, एक तो मुशायरों में, क्योंकि वहाँ एंटरटेनमेंट का और कोई जरिया तो होता नहीं, टीवी नहीं है, रेडियो नहीं है, तो लोग मुशायरों में जाके सुनते थे गज़लें, तो वो गाई जाती थी, ठीक है, या सुनाई जाती थी। दूसरा, गज़लें जो हैं वो वहाँ की तवाइफे जो हैं वो गाने लगी। तवाइफा भी उसके साथ गाना बजाना होता था, डांस होता था, तो उसमें एक तवायफ होती थी मिर्जा गालिब के टाइम पे, आई थिंक उनका नाम नूर जहान था, शायद मेरे को गलती हो गई, मुझे नाम नहीं पूरा याद, बट वो मिर्जा गालिब की गज़लें बहुत शौकीन थी। मिर्जा गालिब की वो गज़लें गाया करती थी। मिर्जा गालिब, अगर आप टीवी सीरियल देखें जो गुलजार जी ने बनाया था, जिसमें नसीरुद्दीन जी शाह थे, उसमें नीना गुप्ता ने वो रोल प्ले किया। अच्छा, बहुत ही उम्दा कहानी है कि उनको मिर्जा गालिब से प्यार कैसे हुआ, और वो उनकी गज़लें गाया करते थे। तो गाने बजाने वाले भी गज़लें गाने लगे। फ़कीर जितने थे, जो फ़कीर और भिखारी में एक फ़र्क होता है, ठीक है। भिखारी आपसे भीख मांगता है, फ़कीर भीख नहीं मांगता। फ़कीर परफॉर्म करता है, आपको जितना उसको दान देना है दान दीजिए, नहीं देना दान मत दीजिए, वो मांगता इतना नहीं। तो फ़कीर भी जो थे वो मीर तकी मीर और गालिब जी की गज़लें गाया करते थे। और चौथा, मस्जिदों में, कवालियों में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो क्योंकि उसमें म्यूजिकल एंगल था, तो जहाँ गाना होता था, जहाँ परफॉर्मेंस होती थी, वहाँ पे गज़लें बहुत पॉपुलर होती चली गई। दूसरा रीज़न, और उसके बाद दूसरा रीज़न ये रहा कि ब्रिटिश साम्राज्य जब आया तो बगावत करने के लिए उर्दू पोइट्री और हिंदी पोइट्री दोनों का बहुत अहम भूमिका है। अगर आपने मेरे को यकीन है आपने बिस्मिल अजीमाबादी की ये 2 पंक्तियां सुनी होंगी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजू का तिल में, रंग दे बसंती पिक्चर में भी थी ये बिस्मिल अजीमाबादी की। इकबाल ने लिखी थी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता। ऐसी बहुत उम्दा शायरी ब्रिटिश राज्य के खिलाफ लोगों को जोड़ने में, लोगों को उजागर करने में लिखी गई। तो बहुत अहम भूमिका रही है इसकी रेवोल्यूशन में भी, क्योंकि लोगों को नारे चाहिए, लोगों को उजागर करने के लिए कुछ आपको मीडियम चाहिए। तो इन भाषाओं ने, उर्दू हिंदी ने, वो एक रोल अदा किया। तीसरा मैं ये बोलूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो थी ब्रिटिश की वो दिल्ली बेस ज़्यादा थी, वहाँ पे ज़्यादा इनकलाब होता था दिल्ली यूपी बेल्ट में, तो इस वजह से हिंदी और उर्दू भाषाएं दोनों आई। और आखिरी में आज़ादी के बाद भी हमारी जो सोसाइटी थी उसमें बहुत इश्यूज थे। आज़ादी के बाद भी भुखमरी थी, छुआछूत की परेशानी थी, क्लासिज्म की, कलोनियलिज्म की प्रॉब्लम, विमेन इनजस्टिस, सोशल इनजस्टिस, करप्शन।
तो उर्दू शायरों ने वहाँ पे भी शायरों ने, हिंदी उर्दू शायरों ने वहाँ पे भी एक मूवमेंट बनाई जिसको कहा जाता है प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट। उसके पार्टिसिपेंट्स जो थे अली सरदार जाफरी, जज्बी, फैज़, मजाज लखनवी और भी बहुत बहुत उम्दा शायर हिंदुस्तान के भी थे, पाकिस्तान के भी कुछ लोग थे। उन्होंने उसको, उस एक मूवमेंट को कि जो सोसाइटी में गलत हो रहा है सोशल कॉज के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, उसको आगे बढ़ाया। तो उसकी भी बहुत अहम भूमिका रही है पार्टीशन के बाद, आज़ादी के बाद सोसाइटी को अपलिफ्टमेंट में। तो काफ़ी अहम भूमिका रही है। मैं ओवरऑल आपको बोलूँगा इसमें जैसे आपकी बुक में भी आपने 40 डिफरेंट पोएट्स की बात की है, जिसमें कि फीमेल पोएट्स शायद 1 या 2 ही हैं। तो इसमें इसके अलावा और भी हैं, जैसे अमृता प्रीतम है, आपकी रुकैया बेगम है, तो उन सब के बारे में क्या मतलब, और फीमेल पोएट्स का गज़ल में और उर्दू में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? जी, तो आपकी अमृता प्रीतम का ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो पंजाबी लिटरेचर में रहा है, उर्दू में थोड़ा कम रहा है। रुकैया बेगम का बांग्ला लिटरेचर में काफ़ी रहा है। तो मैं उसमें इतना कमेंट्री नहीं करूंगा। प्लस आपकी बुक शायद रोमांटिसिज्म के ऊपर ज़्यादा है, तो ये उससे हाँ नहीं, पर मैं उर्दू भाषा को लेकर अगर मैं ज़्यादा बोलूँ आपको, तो जो जहन में मेरे दिमाग में नाम आते हैं, अगर आप शायरी की बात करें तो मेरे 4 नाम दिमाग में आते हैं। पर आपका सवाल बिल्कुल सही है कि हितेश, अगर 4 इतनी उम्दा पोइटेस, फीमेल पोइट्स थी, राइट, तो उनको शायरा कहा जाता है। उनको जैसे शायर होते हैं मेल, उनको शायरा कहा जाता है। तो शायरा इतनी कम क्यों है? वो इसलिए देखिए क्योंकि पोइट्री में आपकी अलग अलग थीम्स होती हैं। रेवोल्यूशन हो गई, आज़ादी के लिए आप लिख रहे हैं, आप रोमांटिसिज्म के लिए लिख रहे हैं। हमारी सोसाइटीज़ उस ज़माने में फीमेल्स इस तरह की राइटिंग लिखें, उससे अच्छा नहीं समझा जाता। तो ऐसे उदाहरण हैं जिसमें कई फीमेल पोएट्स नाम बदल के पोएम लिखी करती थी, क्योंकि वो चाहती नहीं थी लोगों को पता लगे कि वो लड़कियां हैं या औरतें हैं। तो हमारी सोसाइटी में विमेन को वो सेम दर्जा उस ज़माने में नहीं दिया जाता। तो इसीलिए इस वास्ते से बहुत फीमेल्स पोइट्री नहीं कर पाई या लिटरेचर नहीं लिख पाई। उनको बहुत फॉरवर्ड समझा जाता था, जो कि सोसाइटी में उनको अच्छी नज़र से शायद इतना ना देखा जाए, या घर वाले अलाउ नहीं करेंगे, फादर अलाउ नहीं करेंगे कि आप पोइट्री करें। तो ये एक अहम रीज़न था। पर इसको तोड़ा, जो मैं बोलूँगा, वो एक बहुत उम्दा पोइट शायरा थी परवीन शाकिर। उनकी डेथ हो गई काफ़ी जल्दी कार एक्सीडेंट में 80s में। उनके बारे में तो आपने जिक्र किया है। हाँ जी, वो पहली शायरा ऐसी थी जिन्होंने लड़की शब्द का यूज़ किया अपनी। आप जितने भी देखेंगे, गालिब देखेंगे, वो अपने महबूब की तारीफ कर रहे हैं, पर उस लड़की की आइडेंटिटी ये है कि वो आपका महबूब है। उस लड़की की आप किसी जब फीमेल की तारीफ कर रहे हैं तो आइडेंटिटी क्या है कि वो आपकी महबूब है, इसलिए आप तारीफ कर रहे हैं। पर उस लड़की की खुद की आइडेंटिटी अकेले में क्या है, वो आपको लिटरेचर में इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। ये सोचने वाली बात। तो ये लोग ऐसे हैं, ये जो मैं नाम लेने वाला हूँ, ये जो फीमेल पोएट्स हैं, इन्होंने इसको चेंज किया। ठीक है, तो परवीन शाकिर का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद एक बहुत अच्छी पोएट थी, उनकी रिसेंटली आई थिंक 6-7 साल पहले डेथ हुई, फहमीदा रियाज। फहमीदा रियाज ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत कुछ लिखा। वो पाकिस्तान की थी, तो वो पाकिस्तान में जब मिलिट्री का रूल आता था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑपरेशन होता था, तो उन्होंने उसके अगेंस्ट लिखा। उनकी डेथ के बाद वहाँ का, जैसे हमारे पद्म विभूषण होता है, वहाँ के सिविलियन अवार्ड से नवाजा भी गया, पर उनकी जो डॉटर थी उन्होंने उसको मना कर दिया लेने से। तो उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखा। जो एक और पोएट हैं इशरत आफरीन जी, जो कि वो पाकिस्तान से, पर उन्होंने हिंदुस्तान में, दिल्ली में भी काफ़ी वक्त गुजारा है। अब वो अमेरिका में है, वहाँ पे प्रोफेसर है लिटरेचर की। उनकी पोएम्स हैं, उन्होंने पेट्रियार्की को चैलेंज किया। और एक जो हमारी एक और पोएट हैं, बहुत उम्दा,
कीश्वर में। तो ये अगर मैं पोइट्री की बात करूँ तो इन 4 लोगों का जो योगदान है वो काफ़ी अमूल्य है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको शॉर्ट स्टोरीज का, कहानियों का में आपकी रुचि है तो आप इस्मत चुगताई जी, इस्मत चुगताई जी का एक बहुत फेमस कलेक्शन है लिहाफ, वो आप पढ़े और उसी में जो कॉजेज मैंने बात करी उनको उजागर किया गया है। और अगर आपको नॉवेल्स वगैरह में इंटरेस्टेड है तो एक बहुत अगेन उम्दा पोइट्स हैं कुरुथुलेन हाइदर, उनका एक नावल है आग का दरिया, आप उसको पढ़ें। पर अगेन फीमेल्स ने हर एरिया में लिटरेचर को यूज करके, चाहे वो पोइट्री हो, फिक्शन हो, नॉवेल्स हो, शॉर्ट स्टोरीज हो, सोसाइटी को, गवर्नमेंट को चैलेंज किया है। हाँ, या जैसे कि मैंने कहा कि वो उनके लिए आसान नहीं था। तो पुराने ज़माने में आपको 18वीं सदी में, 19वीं सदी में, 20वीं सदी के भी शुरू में, 1950 से पहले आपको बहुत ज़्यादा फीमेल पोएट्स वगैरह नहीं। ये टॉपिक ऐसा है ना, और आपका इतनी ज़्यादा नॉलेज है कि हम शायद पॉडकास्ट को ना कंटिन्यू करेंगे, शायद 3-4 घंटे चलता रहेगा, क्योंकि जिस लेवल की आप हिस्ट्री बता रहे हैं, मतलब कुछ पोएट या शायरा के नाम जो आप बोल रहे हैं, मतलब शायद प्रोनाउंस करने में भी मुझे दिक्कत होगी, तो शायद पॉडकास्ट बहुत लंबा चल जाएगा। तो हम नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। हमारे इस शो में ना मैं 5 क्वेश्चन अपने मोबाइल में लिख के आता हूँ, मैं उसको मोबाइल क्वेश्चंस कहता हूँ। Okay. तो आपको 2 नंबर चूज करने हैं और मैं आपसे आई आस्क दोस क्वेश्चंस टू यू। ओके, 3 and 5। तो तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि नज्म या गज़ल सुनना पसंद करते हैं या पढ़ना पसंद करते हैं? तो आपने मुझे मुश्किल में डाल दिया। देखिए, गज़लें मैं सुनना पसंद करता हूँ, क्योंकि उसमें जैसे कि मैंने बताया कि म्यूज़िक साथ में अटैच्ड होता है, म्यूजिकल कंडीशन होती है गज़लों की। नज़में जो है, नज़में बहुत में डेप्थ होती है, नज़मों में कोई राइमिंग नहीं, तो आपको नज़में जो है कभी म्यूज़िक के साथ नहीं मिलेगी, नज़में आपको पढ़नी ही ज़्यादा पड़ेगी। और नज़मों की जो डेप्थ होती है उसके लिए आपको ठहराव चाहिए। गज़लों के लिए आपके मुंह से एक वाह वाह निकल जाती है। जैसे आपने शेर सुना तो आप कहेंगे, पहली लाइन सुनी, फिर दूसरी लाइन आई और आप कहेंगे वाह 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 वाह। गज़ल इंजॉयमेंट के लिए बनती है। नज़में जो हैं वो ठहराव करके सोचने के लिए। तो मेरा जवाब ये होगा कि गज़लें सुनना पसंद करता हूँ, नज़में पढ़ना पसंद करता हूँ। चलिए, 5वां क्वेश्चन आपके लिए है। आपने कहा आप खुद भी गज़ल नज़्म लिखते हैं, तो 1 या 2 शेर आपके हो जाए। जी, बहुत ज़्यादा। मुझे थोड़ा सा इसमें ये मेरी गज़ल है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अगली किताब, इसमें तो आपने दूसरे पोएट्स की बात करी, दूसरे पोएट्स की गज़ल्स नज़म लिखी हैं, हो सकता है अगली बुक शायद में आपकी गज़ल और नज़मों की मिल जाए। भगवान ने चाहा तो ज़रूर। जी, तो ये मेरी एक गज़ल है, पूरी गज़ल नहीं गाऊंगा, पर गा के सुनाएंगे? नहीं सर, मेरे को म्यूज़िक में मैं बहुत बुरा हूँ, मैं आवाज़ में भी बहुत बुरा हूँ। पर इसका नाम है छलका के अश्क बेसबब गए हैं। बेसबब का मतलब होता है बिना किसी रीज़न के, विदाउट एनी रीज़न। छलका के अश्क बेसबब गए हैं। अश्क मतलब आंसू। अश्क मतलब आंसू। छलका के अश्क बेसबब गए हैं, ये तुम्हारे दर्द बहुत बेअदब गए। वाह। बेअदब विदाउट मैनर्स, रूड होके। तो छलका के अश्क बेसबब गए हैं, ये तुम्हारे दर्द बहुत बेअदब गए हैं। खाली जाम से न पूछ मतलब खुदा का। खाली जाम से न पूछ मतलब खुदा का, याद नहीं होश में मस्जिद कब गए हैं। क्यों ना थोड़ी बेवफाई कर लें उनसे, क्यों ना थोड़ी और बेवफाई कर लें उनसे, वफादार कौन से सब जन्नत गए हैं। गजब, वाह। तो ये 3 शेर है, आगे है थोड़ी सी मुश्किल है, पर 3 शेर आई थिंक हमारे व्यूअर्स के लिए काफी। भाई वाह वाह जरूर लिख देना कमेंट सेक्शन में। अच्छा, इस
को सुन के ना एक चीज़ जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन था, शायद मैं भूल गया। जब भी हम गज़ल की, नज़्म की या उर्दू की बात करते हैं, ये पैमाने और छलकने वाली बात क्यों जाती है साथ में? देखिए, इसमें इमेजरी और सिंबॉलिज्म का बहुत बड़ा रोल है। हर पोइट्री में होता है, पर एक्चुअली में हिंदी और उर्दू में ज़्यादातर इसमें सिंबॉलिज्म का बहुत बड़ा रोल ये रहा है कि अगर आप उर्दू पोइट्री उठा के पढ़ें तो आपको वहाँ पे लैला मजनू, हीर रांझा की बहुत, शीरीन फरहाद की भी आपको बहुत जगहों पे उनके नाम मिलेंगे। तो पोइट्री इज स्पेसिफिकली इंडियन पोइट्री, एटलीस्ट हिंदी एंड उर्दू आर वेरी, बहुत ज़्यादा उनमें इन्फ्लुएंस है फोक टेल्स की। तो इसलिए हीर रांझा और आपका लैला मजनू, इनके आपको नाम मिलेंगे। जैसे कि आपने कहा कि छलका के, तो ये जो हैं ये जाम, मैकदा जो कि होता है आपका बार, ठीक है, मधुशाला, और आपका साकी, बारटेंडर, राइट। तो इनका प्रयोग इसलिए भी बहुत ज़्यादा किया गया है कि बहुत इस्लामिक जो बहुत शायर थे, शराब पीना उनमें हराम होता है। तो वो जो ये एक टैबू था, उसके अगेंस्ट ऑब्जेक्ट भी करते थे। तो एक बहुत बड़ी फेमस सेइंग है कि एक अंग्रेज ने गालिब से पूछा कि आप क्या हैं, हिंदू हैं या मुसलमान? तो गालिब ने कहा, मैं आधा मुसलमान हूँ। मैंने कहा आधा? तो उन्होंने कहा, जी सुअर नहीं खाता पर शराब पीता हूँ। तो ये जो है, ये जो एक धर्म के नाम पे कुछ चीज़ें चली भी आ रही हैं, उसको थोड़ा उस पर सटायर, उस पर व्यंग करने के लिए भी वर्ड्स यूज़ किए जाते थे। और देखिए, शराब, एक मैकदा, मैखाना, जाम, ये एक सोशल गैदरिंग का भी एक एरिया होता था जहाँ लोग मिलते थे और डिस्कस करते थे, जो कि आज भी है। तो इसलिए आपको उसमें उसका ज़्यादा वर्णन मिलेगा, बहुत ज़्यादा इसमें प्रयोग होता है। और भी ऐसे हैं, जैसे कि सिर्फ मदिरा को या अल्कोहल को लेके नहीं है, आपको सहरा, डेजर्ट को लेकर उसमें आपको बहुत ऐसे आपको पोएम्स मिलेंगी। दरिया, आपको नदी हो गई, राइट, तो दरिया हो गया, आपको सागर हो गया, सागर इज आपका सी, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा उसमें यूजेज आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों, बहुत कुछ सीखा हमने आज उर्दू के बारे में, नज़्म के बारे में, गज़ल के बारे में, और शायद ये इतना विशाल और इतनी ज़्यादा गहराई है इन वर्ड्स में ना, कि हम पता नहीं कितनी देर तक और बात कर सकते हैं। पर जो हमारा रिचुअल है वो कराना भी ज़रूरी है। तो जो भी ऑथर आता है, पब्लिशर आता है, हम यहाँ पे आके एक बुक डांस शुरू करते हैं। तो हमारा एक रिचुअल है, क्योंकि मेरा मानना है कि आजकल लोग रील्स, शॉर्ट्स, इनमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, बुक से थोड़ा दूर भागते हैं। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि, या चलो आपकी गुजारिश करने का तरीका है, आज मैं उर्दू ज़्यादा निकल रही है तो कि हम एक छोटा सा बुक डांस करते हैं, ये बताने के लिए कि हम ऑथर्स या पब्लिशर्स जो है आते हैं कि हम केवल बुक लिखते ही नहीं हैं, हम कोशिश भी करते हैं कि बुक लोगों तक पहुँचे, और हम जो भी छोटा मोटा एफर्ट कर सकते हैं वो करते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, आप एक छोटा सा बुक डांस करके अपने रीडर्स को बोलें कि भाई आइए, इस हम सफ़र को हाथ में लेके हम सफ़र हो जाइए हमारे साथ उर्दू की इस दुनिया में। जी, तो मेरी आपसे बहुत एक तहे दिल से गुजारिश है कि अगर आपको किसी भी तरह से फिल्मी गानों से, जैसे मैंने कहा, आपको प्यार है, फिल्मी गानों से प्यार है, गालिब से, गुलजार जी से प्यार है, अगर आप इंटरनेट पे पोइट्री पढ़ते हैं गुलजार जी की, जो कि 90% नहीं होती है, ठीक है, तो जितनी भी आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पे पोइट्री पढ़ रहे हैं, गुलजार जी ने लिखा है, गुलजार जी ने नहीं लिखी है। गुलजार जी ने असली में क्या लिखा है, उसके लिए ये किताब पढ़ें। इसमें ऐसे गुलजार जी की तरह ऐसे बहुत उम्दा, बहुत अच्छे शायर हैं। कुछ शायर आपको पढ़ के शायद लगेगा कि आपको गुलजार जी से बेहतरीन भी लग सकते हैं, मुझे लगते हैं कुछ शायर। नहीं, मैं तो कहूँगा कि उनकी लिए किताब ना पढ़ें, किताब आप इसलिए पढ़ें कि आप उर्दू को समझ सकें, गज़ल को समझ सकें, नज़्म को समझ सकें, उर्दू की हिस्ट्री को समझ सकें, और फिर समझें कि उर्दू क्या है। और
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका हैंडल जरूर दूंगा मैं, इंस्टाग्राम का, या अगर आप व्हाट्सएप नंबर देना भी चाहो तो मैं चाहूँगा कि रीडर्स जो इंटरेस्टेड हैं उर्दू में और गज़लों में या इस टाइप के कंटेंट में, आप डायरेक्ट कांटेक्ट करिए। एंड आई थिंक आपको अच्छा लगेगा अपने रीडर्स को ये बताने में। और ये एक हैवी बुक नहीं है, इसको ऐसे ना समझें कि ये लिटरेचर की किताब है। इसका नाम हमसफ़र इसलिए है कि ये आपका एक हमसफ़र है। तो अगर आप कभी छुट्टी पे जा रहे हैं, ये एक बहुत ही लाइट रीड है, कैजुअल रीड है, बहुत हैवी नहीं है, किसी लिटरेचर पंडित के लिए किताब नहीं है, एक आम इंसान के लिए किताब है। तो अगर आप कभी छुट्टी पे जा रहे हैं या मेट्रो में हैं या आप कभी थके हारे ऑफिस से आए हैं और आपको कुछ अच्छा पढ़ने का मन है, तो आप इसको किताब को कहीं से भी खोल के इसको बीच में से पढ़ सकते हैं। तो ये हमसफ़र, जैसे कि हिमांशु जी ने कहा, ये हमसफ़र आपका एक हमसफ़र बन सकता है। चलिए फिर बुक डांस के लिए स्टार्ट हो जाए। हाँ जी दोस्तों, आपने बहुत सारे बुक डांस देखे मेरे शो पे, पर आज हम देखेंगे स्पेशल उर्दू वाला बुक डांस। तो हितेश भाई चालू करें। सिंपल डांस है, 1 2 1 2 प्लीज। यस रीडर्स, देखिए आपके ऑथर्स क्या कर रहे हैं आपके लिए। उर्दू पोएट्री तो लिख ही रहे हैं और आपके लिए डांस भी कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट करता हूँ, हमसफ़र बुक जरूर पढ़िए। इसलिए नहीं कि इन्होंने ये बुक लिखी है इस शो में आए, मैंने खुद ये बुक पढ़ी है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। अगर आपको उर्दू में इंटरेस्ट है, उर्दू पोइट्रीज में इंटरेस्ट है, नज्म में इंटरेस्ट है, तो ये बुक आपके लिए एक रेफरेंस बुक है, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली आप पढ़ क्या रहे हो। आप गज़ल पढ़ रहे हो, नज्म पढ़ रहे हो, या उर्दू के बारे में आपको और डिटेल्स मिलेगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी चीज़ हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। चाहे किसी भी पेज से चालू कर लो, आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा। तो उठाइए हमसफ़र और खो जाइए हमसफ़र के साथ इस दुनिया में। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन माय शो। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। और इससे पहले कि आप इस शो को हम क्लोज करें, मुझे आपसे ऑथर साइन कॉपी चाहिए। ये रहा पेन। ये मैं अपने कलेक्शन में रखूंगा। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, हमसफ़र, ये मेरी हमसफ़र है। अब आप भी अपनी हमसफ़र जल्दी लेके आइए। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू मंजू।